तो हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने जो है आपको आईपीएससी नेम को आसानी से बता दिया, ठीक है, उसके प्रेफरेंस आर्डर को बता दिया है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझा दिया है, ठीक है, और हमने आपको बता दिया है sp, sp2 और sp3 संकर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम डियर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि हम इसे हिंदी में समझे तो हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो डियर, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, या हम इसका नाम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपको समझना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन का स्टडी किया जाए, ठीक है। कार्बन और उनसे मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो इसमें कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन और उससे मिलकर बनने वाले यौगिक। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उनसे मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब डियर देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है, यदि इसको हम अलग अलग करें तो इसका नाम है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन्स एंड देयर हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का अध्ययन जब जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन्स एंड देयर हाइड्रोजन्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन जो डियर होता है, जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो ये डियर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आपको ध्यान से समझना है। ये जो डियर आपका पहला प्रकार होता है, इसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, या इसको हिंदी में कहते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक। या इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। हिंदी में इसे कहते हैं अचक्रीय यौगिक। या इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। तो एलिफैटिक का हिंदी भी एलिफैटिक ही है, आपको समझना है। तो डियर, जो एलिफैटिक है ये ग्रीक वर्ड के एलिफर से मिलकर बना है, आपको ध्यान देना है। जो एलिफैटिक वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मीनिंग है एलिफर। क्या है? एलिफर, ठीक है। यदि हम हिंदी में समझे एलिफर का मतलब, तो इसे कहते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड यानी वसी अम्ल युक्त, ठीक है। तो जब हम ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड का जब हम अध्ययन करते हैं, तो ये जो है इसका जो व्यवहार हो जाएगा, मेन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी कैसे मिलेगी? फैटी एसिड की प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है।
इसीलिए हम इस कंपाउंड का एक निक नेम एलिफैटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको समझना है कि जो डियर एलिफैटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यह एलिफैटिक जो है वर्ड जो है यह ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मीनिंग है एलिफर, ठीक है। यदि हम इस एलिफर का हिंदी में मीनिंग समझें तो इसका अर्थ होता है फैटी एसिड, यानी वसी अम्ल युक्त जो है कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक कहेंगे। तो यहाँ से आपको अब इसका मतलब समझ लेना है कि देखिए ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिक का मतलब ये है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक लंबी सतत श्रृंखला का चेन बने, ठीक है, खुला हो, उसमें कोई भी साइकिल प्रेजेंट ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला के यौगिक। तो इसमें आपको लिखना जरूरी नहीं, इसका आपको ये मीनिंग समझना जरूरी है कि इसको खुली श्रृंखला के यौगिक आप क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन से बना हुआ ऐसा श्रृंखला हो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक लंबी सतत चेन इस प्रकार से बने, तो उसे कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। यहाँ देखिए कहीं पर जो है क्लोज नहीं है चेन, ये खुला है, लंबी सतत श्रृंखला है, ठीक है, तो इसे ही कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक या अचक्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चक्र आपको नजर नहीं आ रहा है, एक जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर जो है ये कार्बन का चेन बन रहा है, इसलिए इसका नाम है ए साइक्लिक, ठीक है। और एलिफैटिक का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है। तो डीएनए जो ओपन चेन कंपाउंड है या ए साइक्लिक कंपाउंड है या एलिफैटिक कंपाउंड है, ये दो टाइप से डिवाइड हो जाता है। जो पहला टाइप है डियर, इसे कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, या इसको हिंदी में समझे तो ये हो जाएगा संतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हिंदी में इसका मतलब है। और जो दूसरा प्रकार होता है इसे कहते हैं डियर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां से डियर जो अनसेचुरेटेड है इसका हिंदी में मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब आपको समझना है। देखिए सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जो एक ही स्थिति में बना रहे, ठीक है, साम्य अवस्था में आ जाए। इसका मीनिंग यदि हम समझे सेचुरेटेड का मतलब, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डियर एक लंबी सतत श्रृंखला प्राप्त होती है, यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ना तो डबल बॉन्ड आता है ना तो ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। जो लंबी चेन होती है, ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसको कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो डियर इसका दूसरा प्रकार है इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है कि सेचुरेट का मतलब होता है एक ही अवस्था में बना रहना, परंतु अनसेचुरेट का मतलब होता है बदलते रहना, यानी इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाने को क्या कहा जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जब आपको इसका अध्ययन करेंगे जब आप, तो इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल यदि समझें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें एल्केन के जितने सभी होते हैं जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होते हैं, तो ये आपके होते हैं सेचुरेटेड में। जब हम डियर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन कहते हैं, या इसमें मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अब हम इसके दूसरे प्रकार को समझेंगे। तो डियर जो दूसरा प्रकार है इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इसको हिंदी में यदि हम देखें तो इसे कहते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। या डियर इसका नाम है साइक्लिक कंपाउंड। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय यौगिक। अब इसके नाम से ही क्लियर हो गया है आपको कि यहाँ पर देखिए ओपन चेन था, खुला था, अब यहाँ पर क्लोज्ड यानी बंद लिखा है, यानी यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन की एक बंद श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक साइकिल आपको दिखाई पड़ेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये क्लोज्ड चेन कंपाउंड के पार्ट है या साइक्लिक कंपाउंड के पार्ट है, ये आपको समझ जाना है। तो डियर जो क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड होता है ये फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। पहला जो डियर होता है इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक, या इसका नाम है कार्बोसाइक्लिक। यदि हम इसको हिंदी में समझें इसका नाम है समचक्रीय, या इसको कहते हैं
कार्बोचक्रीय, कार्बोचक्रीय। जो डियर दूसरा पार्ट इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक, इसे हिंदी में कहते हैं विषम चक्री। तो डियर स्टूडेंट, जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक होता है, ये जो है फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। पहला होता है एरोमेटिक और दूसरा होता है डियर एलिसाइक्लिक। तो जो डियर एरोमेटिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जो एरोमेटिक वर्ड है डियर, ये ग्रीक वर्ड के एरोमा से मिलकर बना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोमेटिक वर्ड जो होता है ये ग्रीक वर्ड के एरोमा से मिलकर होता है, ठीक है, जिसका मीनिंग है डियर स्वीट स्मेल, ठीक है। इसके मीठी सुगंध के कारण इसको एरोमेटिक कहा जाता है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है एरोमा, जिसका मीनिंग है स्वीट स्मेल, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो एरोमेटिक का जो जन्मदाता है, ठीक है, वो केकुले साहब है। केकुले साहब ने सबसे पहले एरोमेटिक के पहले जो है ग्रुप बेंजीन को उन्होंने देखा था, ठीक है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, इसको कह सकते हैं आप C6H6, या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, 6 रिंग वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जो है आपका 12 सिग्मा और 3 पाई होता है इस बेंजीन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको एरोमेटिक का जो पहला जो है समूह है वो क्या है, बेंजीन है, आपको समझना है। एरोमेटिक वर्ड ग्रीक वर्ड के एरोमा से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका मीनिंग है स्वीट स्मेल, ठीक है। अब इसमें डियर एरोमेटिक के भी 2 प्रकार हैं। एक तो जो हमने बेंजीन बताया, एक होता है बेंजेनॉइड और दूसरा नॉन बेंजेनॉइड। तो बेंजेनॉइड में आपके बेंजीन के सभी ग्रुप आते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया बेंजीन में कोई समूह लगा, मेथिल लग गया, टालुइन हो गया, OH लग गया, फिनाल हो गया, NH2 लग गया बेंजीन के ऊपर तो एनिलीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेंजेनॉइड हो गया और ट्रोपोन वगैरह हो गया। तो ट्रोपोन क्या है, नॉन बेंजेनॉइड होता है। तो यहाँ से एरोमेटिक को फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। यहाँ पर जो डियर आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जो एलिसाइक्लिक है डियर, यह इसकी जो प्रॉपर्टी होती है लगभग एलिफैटिक से मिलती जुलती है, परंतु डिफरेंस केवल इतने का होता है, इसमें कार्बन कार्बन की क्या होती है, एक लंबी सतत श्रृंखला, एक लंबी स्ट्रेट चेन बनती है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक साइकिल बनती है। इसके एग्जाम्पल को यदि समझा जाए तो इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, या ये है डियर साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ से साइक्लो साइक्लो लगाकर इसका नाम लिखा जाता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आई होप आप एलिसाइक्लिक को आसानी से समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका लास्ट टाइप है वो है आपका हेट्रोसाइक्लिक, या इसको हिंदी में विषम चक्री कहते हैं। ये जो डियर विषम चक्री होता है, इसके नाम से भी क्लियर है कि इसमें जो साइकिल में अभी तक क्या कार्बन कार्बन केवल प्रेजेंट था, लेकिन इसमें कार्बन के अलावे कुछ अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि समझा जाए तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया है कार्बन के अलावा, इसका नाम है आपका फ्यूरेन, ठीक है। यहीं पर यदि आपका सल्फर जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं थायोफीन, ठीक है। यहाँ पे डियर यदि NH जुड़ जाता है तो इसको पाइरोल कहते हैं। इसी प्रकार से बेंजीन लिखकर यहाँ पर N जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं प्रीमिडीन। तो फ्यूरेन, थायोफीन, पाइरोल तथा प्रीमिडीन जो है हेट्रोसाइक्लिक के क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है समझ लेना है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आपका दिया गया है। अब इसको आपको लिखने का तरीका यही है कि देखिए सबसे पहले जहाँ जहाँ मोड है आपको क्या करना है, कार्बन को लिख देना है। देखिए यहाँ सब क्या है, तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ से हो गया आपका 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर हो गया, 1 2 3 इधर है, तो 1 2 3 यहाँ पर भी एक कार्बन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 कार्बन हो गया, यहाँ पर भी 3 कार्बन हो गया, यानी 6 कार्बन हो गए कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए आपका यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपका एक मोड़ यहाँ है और एक मोड़ यहाँ है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन हो गया और यहाँ पर भी एक कार्बन हो गया। तो जितने आपके मोड़ यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर आपको क्या कर देना है, कार्बन को आराम से लिख देना है। अब आपको जानकारी है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ इस कार्बन के बारे में यदि देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 1 2 ये दोनों कॉमन है, इसको कितने चाहिए, 2। तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे हम। इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यानी ये कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को देखा जाए, देखिए 2 इसके पास भी है, 2 इसको भी देना है, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 2 इसके पास भी है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दीजिए।
इसके पास भी 2 है, 2 हाइड्रोजन इसे भी दे दीजिए। इसके पास भी 2 है, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3, ठीक है, इसके पास 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन और अटैच कर देना है, तो यहाँ से इसका भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के बारे में देखा जाए तो देखिए 1 2 3, यहाँ भी इसका 3 है, इसको 1 चाहिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ देखिए इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पर एक बैलेंस ही, इसको 3 और देना चाहिए। अब ये हो गया आपका 4। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 है, इसको कितना देना है, 3 देना है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको आपको इस तरीके से कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करके ऐसे ही बना लेना है। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो देखिए जितना मोड है उतना आपको क्या करना है, कार्बन लिख देना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब प्रत्येक कार्बन की बैलेंसी आपको पता है 4 होती है। यहाँ देखिए 1 है, इसको कितना देना है, 3 और देना है, तो ये क्या हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। देखिए 2 है, इसको 2 देना है, 2 है 2 देना है, 2 है 2 देना है, इसे 2 हाइड्रोजन, इसकी बैलेंसी 2 है, 2 बैलेंसी और दे देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 1 है, इसको कितना देना है, 3 हाइड्रोजन देना है। अब ये भी आपका क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपका लाइन स्ट्रक्चर दिया है, तो उसको इस तरीके से आप उसको बदल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर, यहाँ देखिए आपका कार्बन है बीच में, ठीक है। अब इसके देखिए एक मोड़ यहाँ है ये किनारा, ठीक है, 4 किनारे हैं इसमें। तो आप इस तरीके से बनाकर चारों किनारों पर क्या करना है, कार्बन को लिख लेना है। अब देखिए इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक बैलेंसी है, इसका मतलब इसको कितना देना है, 3 हाइड्रोजन अटैच करना है, ठीक है, तो CH3 हो गया। देखिए इस कार्बन को देखा जाए तो 1 2 3 4, तो 4 बैलेंसी ये अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 है, इसको 3 देना है, 1 है, इसको 3 देना है, 1 है, इसको 3 देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आप क्या करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन होगा, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। तो चलिए बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देखिए पहले कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हम लगा देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे OH लगा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। अब देखिए इसके पास, इन दोनों कार्बन के पास देखिए यहाँ पर ये 3 बॉन्ड है, ये आपका इसके लिए भी है, इसके भी, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो 3 है इसकी बैलेंसी, इसको कितना देना है, एक और देना है, ये भी आप कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए 3 और 1 4, यहाँ कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ देखिए 1 2 2 है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखिए 1 2 3, तो 3 बॉन्ड हो गया, इसमें एक बॉन्ड और जोड़ देना है। यहाँ देखिए 1 है, इसको कितना देना है, 3 हाइड्रोजन देना है। तो इस प्रकार से यह भी जो है आपका इस तरीके से बना लेंगे आप। देखिए इसको देख लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए 1 2 तीसरे कार्बन पर OH लगा है, ठीक है, और लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड लगा है, चलिए लगा देते हैं। अब आपको बैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ देखिए 1 है, इसको कितना देना है, 3 देना है। यहाँ देखिए 2 है, 2 और दे दीजिए। देखिए 1 2 3, 3 है, एक और देना है। यहाँ देखिए 2 1 3, 3 है, इसको एक और देना है, 4 हो गया। 2 है, इसको 2 और देना है, ये हो गया 4। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे बैलेंसी को चेक करके। यहाँ पर देखिए यहाँ मोड़ है, यहाँ मोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन आपको लिख देना है सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, मोड़ पर आपको क्या करना है, कार्बन लिख देना है। क्या करना है, कार्बन लिख देना है। अब देखिए ये जो कार्बन है, इसके पास एक बैलेंस ये है जो दोनों कार्बन के लिए कॉमन है, तो 1 2 3, 3 है, इसके पास एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हम ये कार्बन की क्या होगी, बैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन को देखा जाए तो इसके पास 1 है, इसको कितना देना है, 3 देना है, ये भी कंप्लीट कर लिया। इस कार्बन को 3 देना है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये जोड़ दिए हैं हम। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3, 3 है, इसको एक और देना है, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 1 है, इसको कितना देना है, 3 और अटैच करना है, अब इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ देखिए इस कार्बन के पास 1 है, इसको और कितना देना है, 3 और देना है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर ये देखिए साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है, इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ देखिए एक मोड़ यहाँ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको
हर एक मोड़ पर कार्बन को बना लेना है। यहाँ देखिए इस कार्बन को देखा जाए तो देखिए 1 2 ये 2 वैलेंसी है, इसको 2 हाइड्रोजन और देना है। इसको देखा जाए तो 2 है, इसको 2 और देना है। यहाँ देखिए 2 है, 2 और देना है। इसका मतलब डियर की प्रत्येक जगह पे आपको क्या करना है, CH2 लिख देना है, ठीक है। यानी यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है और यहाँ भी CH2 है। तो यदि आपका साइक्लोप्रोपेन हो तो इस तरीके से आप CH2 लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब अगला देखिए डियर, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके पास 6 कार्बन है। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 कार्बन बना लेंगे। देखिए इस कार्बन के पास ये दोनों कॉमन है, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और दे दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 और दे दीजिए, यहाँ 2 है, 2 और दे दीजिए, यहाँ देखिए 2 है, 2 और दे दीजिए, यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन और दे दीजिए, यहाँ देखिए 2 है, 2 हाइड्रोजन और दीजिए। यानी प्रत्येक कार्बन के पास आपको क्या करना है, CH2 और CH2 आपको लिख देना है। तो साइक्लोहेक्सेन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो डियर देखिए ये क्या है, आपका साइक्लोब्यूटेन है। तो डियर ये देखिए ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। इसमें देखिए 4 मोड हैं। तो जिस प्रकार से आप साइक्लोप्रोपेन को CH2 लिख रहे थे, उसी प्रकार से आप इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2 और CH2, ठीक है। तो साइक्लोब्यूटेन को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बनाना सीख गए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे IUPAC नाम को कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो अब IUPAC नाम को लिखने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम IUPAC नाम को देखते हैं कि IUPAC नाम को लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। और IUPAC नाम लिखने के तरीके के साथ साथ हम इसके पूरे नाम को पहले समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको एग्जांपल से जो है इसको आपको समझाएंगे कि IUPAC नेम जो है कैसे लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके प्री बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, 11th में हो या 12th में हो, सभी विद्यार्थियों के लिए IUPAC नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेस है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप वीक ही रहेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम IUPAC का पूरा नाम देखते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो डियर इसको IUPAC नहीं कहते, इसका नाम है IUPAC। तो सबसे पहले यही जानकारी होनी चाहिए कि इसको पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते हैं IUPAC, ठीक है। अब IUPAC का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है डियर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके IUPAC का पूरा नाम था, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम यह समझेंगे कि IUPAC नाम लिखने का क्या तरीका है। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हिंदी में समझें तो लिखा है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति क्या है, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 रूल होते हैं, ठीक है। आपको इस रूल से अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसको केवल आप देख लीजिए। जब हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप रेफरेंस के लिए इसको आप देख लीजिए। देखिए आपका रूल फर्स्ट कह रहा है कि सबसे पहले हम जब अंकन करते हैं, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस अणु में उसके दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें बहुबंध हो। तो बहुबंधों का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कुछ भी आ सकता है, जिसमें बहुबंधों के साथ, ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी अणु में उसके दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ठीक है। पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा रूल आपका कह रहा है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, सबसे लंबी सतत श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी सबसे लॉन्गेस्ट जो है चेन को हम सेलेक्ट करेंगे कि ये सबसे लंबा रास्ता जो है किधर तय हो रहा है। तो सबसे लंबे रास्ते को हम क्या करेंगे, उसका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड रूल है। थर्ड रूल कह रहा है उसके बाद हमको सबसे लंबी सतत श्रृंखला का नियमानुसार क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है, अंकन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका 3 रूल था जो आपको जानना है। सबसे पहले डियर आपको क्या करना है, जो आपका अणु दिया गया है जिसका IUPAC नाम आपको लिखना है, उसमें डियर सबसे पहले आप दीर्घतम अणु में आप देखिए उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसके लंबी सतत श्रृंखला को देखेंगे कि सबसे लंबी चेन किधर है, ठीक है। और तीसरी बार में आपका जो तीसरा रूल है वो कहता है कि जब आपको ये दोनों सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो आपका श्रृंखला है इसमें आपका अंकन जो है किधर से हम करें, ठीक है। ये आपका तीसरा रूल अंकन को बता रहा है, उसके काउंटिंग को बता रहा है। अब आपका डियर जो चौथा रूल है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी चौथे रूल से आप इस तीनों रूल को समझ सकते हैं। तो ये चौथा रूल क्या कहता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो डियर सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने के बाद आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है। उसके बाद हमको वर्ड रूट, या इसको हिंदी में कहते हैं, इसका निक नेम है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद डियर हमको लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स को और लास्ट में हमको सेकेंडरी सफिक्स को लिखना होता है।
तो डियर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी रूल 4 से ही हम इन तीनों को डिसाइड कर सकते हैं। तो जब हम आईपीएससी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स को ध्यान देना होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं डियर द्वितीयक पूर्व लग्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम द्वितीयक पूर्व लग्न को लिखते हैं आईपीएससी में। उसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक पूर्व लग्न को, पूर्व लग्न, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पूर्व लग्न को सही से लिख लीजिए, पूर्व लग्न, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्वितीय पूर्व लग्न। प्राइमरी प्रीफिक्स का हिंदी है प्राथमिक पूर्व लग्न, और इसका हिंदी है वर्ड रूट का, इसको कहते हैं शब्द मूल, ठीक है। और यह पेरेंट हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जनक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, और सबसे लास्ट में डियर होता है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न होता है। तो इस प्रकार से आप जो है आईपीएससी नाम को आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, इसको हिंदी में द्वितीयक पूर्व लग्न कहते हैं। उसके बाद आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है, जिसको हिंदी में प्राथमिक पूर्व लग्न कहते हैं। उसके बाद आपको वर्ड रूट या शब्द मूल को लिखना होता है, जिसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन या जनक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। उसके बाद डियर आपको प्राइमरी सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न को लिखना होता है, और सबसे लास्ट में आपको सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न को आप लिख लेते हैं। और इस प्रकार आपका आईपीएससी नेम आसानी से जो है लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इन रूल का इस्तेमाल करके किसी भी अणु का जो है आईपीएससी नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से जो है अभी आपको ये बताएंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHOH CH3, ठीक है। ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर दिया है और कह रहा है इसका आईपीएससी नेम आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और OH में जब देखा जाएगा इसमें इनका जो वरीयता क्रम है, इनका जो प्रेफरेंस आर्डर है, ये फंक्शनल ग्रुप का ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड की अपेक्षा, ठीक है। तो आप जब काउंटिंग करेंगे तो अंकन करने के लिए आपको सबसे पहले उधर से काउंटिंग करना है जहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कार्बन है और यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। अगर हम इधर से करेंगे, देखिए 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये ज़्यादा दूर आ रहा है, इसलिए हम इधर से ना करके इधर से करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है आपका OH यानी क्रियात्मक समूह या ब्रांच जल्दी जल्दी मिले, ठीक है। और सबसे लंबी सदस्य श्रृंखला आपको जाना है। तो ये देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको काउंटिंग इधर से करना है। यदि आप इधर से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि क्रियात्मक समूह की जो वरीयता क्रम होता है, जो आपका रिएक्टिविटी आर्डर होता है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आप काउंटिंग कर लिया, अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए डियर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको क्या लिखते हो, इसके लिखते हो हाइड्रोक्सी। यदि इसको हम प्रीफिक्स पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। और यदि हम इसको सफिक्स के रूप में लिखें, ठीक है, तो सफिक्स यानी हम इसको अनुलग्न के रूप में लिखें तो इसको हम आल कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम विस्तृत रूप से अभी हम समझा देंगे आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या हम बताएं, सबसे पहले आपको लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स को। उसके बाद क्या लिखना है, आपको वर्ड रूट को लिखना है, ठीक है, इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, आपको प्राइमरी सफिक्स को लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको सेकेंडरी सफिक्स को लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। तो देखिए ये OH किसमें लगा है, दूसरे कार्बन में लगा है, तो इसको कहेंगे 2, ठीक है। और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए और प्राइमरी सफिक्स में जो है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स में जब कुछ नहीं दिया, इसको आप क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। उसके बाद क्या रहा, वर्ड रूट आ रहा है। तो वर्ड रूट का मतलब होता है इसमें कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दूसरे को H कहते हैं, तीसरे को प्रोप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यदि कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। एक कार्बन है तो इसको कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को डियर कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, ठीक है। और 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं सेप्ट या हेप्ट भी कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सेप्ट या हेप्ट। 8 को कहते हैं ऑक्ट, 9 को कहते हैं नोन, और 10 को कहते हैं डेक, ठीक है। तो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक आपको ये मालूम होना चाहिए। 1 को कहते हैं मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, ठीक है, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट या हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक कहते हैं, ठीक है। यदि यही नाम हम एल्केन श्रेणी का पढ़ते तो हो जाता, एल्केन में क्या करते हैं, एन जोड़ते तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। यदि हम एल्केन का ना पढ़ता, हम यदि एल्कीन का पढ़ते तब इन जोड़ते, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकिन। यदि हम डियर एल्कीन का ना पढ़कर अगर हम एल्काइन का पढ़ते तो आइन जोड़ते, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम इसको जो है आप आईपीएससी नाम लिखते समय आराम से जो है इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है, ठीक है। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। इसका वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट, ठीक है। 2 हाइड्रॉक्सी पेंट, आपका वर्ड रूट लिखूंगा। अब देखिए क्या प्राइमरी सफिक्स है इसमें, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए ये जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन पर, 3 पर है, तो हो जाएगा आपका 3 इन, ठीक है। 3 पे क्या लगा है, इन लगा है, तो हो जाएगा पेंट 3 इन, ठीक है। इसका आपका आईपीएसी नाम आराम से लिख चुके हैं आप। तो डियर इसका जो पूरा नाम हो गया 2 हाइड्रॉक्सी पेंट 3 इन, ठीक है। ये आपका आईपीएसी नाम है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। मान लीजिए डियर ये दिया है आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो देखिए क्रियात्मक समूह है, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 और 4। कितना कार्बन, 4 कार्बन है, और OH को डियर कहते हैं आईपीएसी नाम लिखते समय आल जोड़ते हैं, ठीक है, सफिक्स में। तो ये 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और ब्यूट में देखिए एन समूह तो हो जाएगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो इसको कहेंगे ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले वाले कार्बन पे OH लगा है, तो हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल, इसका आईपीएसी नाम हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए दिया गया है CH3 CHOH CHOH, यहाँ से दिया गया है मान लीजिए CH3, तो देखिए यहाँ दूसरे कार्बन पर OH आ जा रहा है, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तभी दूसरे पे आ जा रहा है, तो आप काउंटिंग किधर से भी कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो इधर से कर देते हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, चूंकि एन समूह एल्केन समूह तो हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन देखिए 2 3 पर 2 बार क्या लगा है, OH लगा है, इसको OH को आईपीएसी नाम होता है आल, हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई आल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर COOH समूह है, इसको कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। जब इसका आईपीएसी नाम दिया लिखा जाता है तो इसको कहते हैं ओइक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन में क्या जोड़ देंगे, ओइक जोड़ देंगे, हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। मान लीजिए लिखा है CH3 COOH, तो देखिए 1 2, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड, एथेन में ओइक जोड़ देंगे, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो डियर इसके हम पूरे फंक्शनल ग्रुप के साथ अब हम इसको समझेंगे कि इसका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो सकता है। जब तक आपको प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप आईपीएसी नेम को लिखने में आपको जो है दिक्कत होगी। तो पहले हम आपको प्रेफरेंस ऑर्डर इसका बता दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यदि हम इसको हिंदी में समझें तो विभिन्न क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें डी लिखना है COOH को, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर होता है आपके COOH का, उसके बाद डी लिखा जाता है SO3H का, ठीक है। उसके बाद डी लिखा जाता है COOR का, उसके बाद डी लिखा जाता है COCl का, उसके बाद CONH2 का, उसके बाद डियर Cl, उसके बाद CHO, उसके बाद CO, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड का जो है प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। तो इस प्रकार से डियर विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। जब आप आईपीएसी नाम लिखेंगे तो यदि COOH आया है तो उसको आप फर्स्ट ऑर्डर देंगे, पहले जो है उसको अंकन में रखेंगे, ठीक है। यदि SO3H और COOH दोनों दिया है तो दोनों में पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा। यदि मान लीजिए ये दोनों दिया गया है तो आपको पहले ऑर्डर इसमें प्रेफरेंस रखना है, उसके बाद इसको रखना है। मान लीजिए आपका COCl और OH दिया है तो COCl देखिए वरीयता क्रम में पहले आ रहा है, तो पहले आपको इसको काउंटिंग में करना है, उसके बाद इसको करना है। तो इस ऑर्डर को याद करने के बाद जब आप इसी नेम आप लिखेंगे तो आपको इसका काउंटिंग करने में, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करने में आपको समस्या नहीं होगी। इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है CH3 CHOH CH2 COOH। अब देखिए यहाँ पर जो है OH एक क्रियात्मक समूह है और COOH दूसरा क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ देखिए 2 क्रियात्मक समूह आ गए। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये वरीयता क्रम याद है, प्रेफरेंस ऑर्डर याद है फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए COOH पहले है, इसका मतलब आपको इसका काउंटिंग करने पर सबसे पहला जो ऑर्डर है इसको यहाँ पहला अंक लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसकी प्राथमिकता सबसे पहले देंगे, क्योंकि देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर में COOH पहले आ रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए जब 2 फंक्शनल ग्रुप हों, ठीक है, और उसमें जो OH है तो OH क्या होता है, ये पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स के रूप में जो है काम करने लगता है और इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए इसका नाम हो जाएगा आईपीएसी नाम 3 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 पे क्या ओइक लगा, तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, आईपीएसी नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है CH3
CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह में हम देखेंगे, देखिए डबल बॉन्ड क्या है, OH पहले आ रहा है, डबल बॉन्ड बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में एक देखा जाए तो OH का जो है अंकन पहले होगा, क्योंकि इसकी वरीयता क्रम ज़्यादा है। तो सबसे पहला नंबर इसको देंगे OH को, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कितने कार्बन, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट के बाद 2 पे देखिए दूसरे नंबर पे इन लगा है, डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। और 1 पे क्या लगा, आल, तो हो जाएगा 1 आल। इसका भी नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1 आल, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, COOH, ठीक है। इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर है यहाँ पर, तो ये पहला है, ये दूसरा है, चाहे जिसको आप अंकन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही समूह है। इसका नाम हो जाएगा आपका एथेन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। एथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा ये। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल मान लिया गया है CH2OH, यहाँ दिया गया है CH2OH। तो इसका डियर साधारण नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। अब मान लीजिए ग्लिसरॉल का आपको IPAC नाम लिखना है, तो देखिए इसको फर्स्ट देंगे, ये द्वितीय, ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन, 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। 1 2 3 3 बार लिखा है, क्या लिखा है, OH, तो OH को कहते हैं IPAC नेम आल, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका IPAC नेम आराम से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।